नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। लद्दाख में जो कुछ हुआ उसने भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा दिए। कोई सोच सकता था कि नौजवानों का जैन जी का गुस्सा इतना होगा कि भाजपा के दफ्तर में आग लगा दी जाएगी। अभय दुबे जी ने कहा कि बढ़ती हुई बेरोजगारी हालात इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि नौजवान गुस्से में हैं और बीजेपी चाह रही है संबित पात्रा आके कहने की जैन जी नहीं थे, ये तो कांग्रेस के लोग थे। डर रही है बीजेपी ये मैसेज ना जाए कि नौजवान ऐसा कर सकते हैं। हालत क्या है, क्यों ऐसे परिवर्तन हुए? बिहार में वोट चोरी के मामले पर चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार डर क्यों गए, पीछे क्यों आ गए? बहुत बड़े बड़े रहस्य उद्घाटन अभय द्विवेदी जी ने की और कहा कि अगर पैमाना नापना है लोकप्रियता का कि समाज किधर जा रहा है तो 4 PM को देख लीजिए। मैं बड़ा खुश हो गया, मेरी तारीफ हुई। कहा कि इंडिया टुडे ग्रुप का प्लेटफॉर्म है ललन टॉप, डिजिटल मीडिया का बड़ा प्लेटफॉर्म हुआ करता था। सोशल ब्रेड है, SOCIALBLADE, सोशल ब्रेड एक साइट है, उसमें आप किसी भी यूट्यूब का नाम डालेंगे आ जाएगा। उसके हिसाब से ललन टॉप पिछले 30 दिनों में हमसे 5-6 करोड़ व्यू पीछे चल रहा है। उसका ग्रेड होता है A+, A-, B+, B-, C, इस तरह होता है। हम लोग A ग्रेड में हैं और ललन टॉप B ग्रेड में पहुंच गया। इसका मतलब साफ है कि देश की जनता को यह यकीन है कि जो काम 4 PM आंखों में आंखें डाल के सरकार की कर रहा है वो कोई और नहीं कर पा रहा। अभय द्विवेदी जी ने क्या कहा, मैं लेके चलता हूँ सीधा अभय द्विवेदी जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत सेंसिटिव सवाल है। हम कभी भी हिंसा की बात नहीं करते, लेकिन आज हम जैन जी को लेकर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बात को झुटलाने में लगी और कह रही है कि लद्दाख में जो हुआ कांग्रेस ने कराया, लेकिन मेरा मानना यह है कि इतना गुस्सा आना कि भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर फूंक देना लद्दाख में कम बड़ी घटना नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं आपसे, बाकी बातें तो मैं भी विस्तार से करूंगा आज, लेकिन ये अचानक जब प्रधानमंत्री अरुणाचल जाते हैं, 17-18 साल का नौजवान प्रधानमंत्री की सभा में आके काले झंडा दिखाता है, प्रधानमंत्री भौचक्के हो जाते हैं, हाथ यूं कांपने लगते हैं कि ये मेरे सामने हो रहा है कि एक 18-19 साल का नौजवान बैनर लहरा रहा है, पुलिस पकड़ के घसीटती हुई ले जा रही है। लद्दाख जैसा सुंदर देश राज्य, और तो लद्दाख बहुत बार गया, उतना सुंदर राज्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहां पे इतने लोगों का भड़क जाना, यानी देश में कहीं ना कहीं क्या गुस्सा बढ़ रहा है। और हम ये कैसे थर्मामीटर लगा के देखें कि क्या वास्तव में लोगों की नाराजगी बढ़ रही है? क्योंकि गोदी मीडिया तो दिन भर कह रही है कि सब कुछ अच्छा है, सब चंगा सी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा इसका मापदंड क्या है, हम कैसे देखें कि वाकई में कि सब चंगा सी या कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन जनता में करंट की तरह दौड़ रहा है? कैसे हम इसको चेक करें? संजय जी, काश हम लोगों के पास कोई बैरोमीटर होता और उस बैरोमीटर का इस्तेमाल करके हम पता लगा लेते कि भारतीय राजनीति का तापक्रम इस वक्त क्या है, विपक्ष की राजनीति का तापक्रम क्या है, सत्ता पक्ष का तापक्रम क्या है, जनता के दिमाग का तापक्रम क्या है, जनता की समझ का तापक्रम क्या है। तो हम लोग वास्तव में हम लोगों के लिए राजनीतिक समीक्षा करना बहुत आसान हो जाता। लेकिन एक है बैरोमीटर, जिसको हम उस तरह का बैरोमीटर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बैरोमीटर है, वो है सोशल मीडिया का बैरोमीटर, कि सोशल मीडिया पर आखिरकार किस तरह के कार्यक्रम पसंद किए जाते हैं और कौन सा प्लेटफॉर्म पसंद किया जाता है, किस तरह के कार्यक्रमों को जो परोसता है, किस तरह के कार्यक्रमों को जो पेश करता है। तो वो तो मुझे तो अभी बिल्कुल जो ताजी बात मुझे पता चली है, हालांकि इसका सीधा संबंध लद्दाख की घटनाओं से नहीं है, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन संदर्भ यह है तो उधर से बात इधर जुड़ती भी है कि आखिरकार लद्दाख में जो हो रहा है उसको हम कैसे समझें। तो उसको हम समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया में जो हो रहा है उसके जरिए। सोशल मीडिया में एक प्लेटफॉर्म है 4 PM, इस पर हम लोग आज संयोग से बैठे हुए हैं। आपका तो प्लेटफॉर्म ही है, मैं इसके ऊपर संयोग से बैठा हुआ हूँ। तो आपका प्लेटफॉर्म पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि दूसरे प्लेटफॉर्म से बहुत आगे। अगर आपका व्यूअरशिप के अंदर 17% हिस्सा है, तो आप सबसे दूसरे नंबर पर जो प्लेटफॉर्म है डीवी लाइव, उसका 10%, उसके पास 10% हिस्सा है, 7%। 7%। तो इतना 10% का फर्क बहुत बड़ा फर्क है। फिर आज मैंने ये भी देखा कि जो ललन टॉप प्लेटफॉर्म है, जो एक जमाने में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, उसके मुकाबले आपका प्लेटफॉर्म उससे काफी आगे है, बहुत आगे है व्यूअरशिप में। और सोशल ब्रेड वेबसाइट इसके जरिए हमें सब सोशल मीडिया में की पूरी हायरार्की का पता लगता है।
वहां पर देखने से साफ दिखाई पड़ता है कि आप किस ग्रेड में हैं, वो किस ग्रेड में हैं। आप ए और बी, आप ए प्लस और ए के ग्रेड्स में हैं, वो बी के ग्रेड्स में हैं। तो जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। आप बहुत आगे निकल गए हैं। क्यों निकल गए आगे? क्यों निकल गए? अगर इसके ऊपर गौर किया जाए, भाई आप देश में सबसे आगे हैं तो आप बहुत बहुत मुकामों, बहुत पायदानों पे आगे होंगे। लेकिन आप क्यों आगे हैं? आप इसलिए आगे हैं कि आपका जो आलोचनात्मक मानस है वो निस्संदेह बिना किसी दुविधा के जो आज का मौजूदा निजाम है उसको आलोचनात्मक दृष्टि से देखता है, और वही चीजें आप अपने दर्शकों के सामने परोसते हैं। इसलिए आप सबसे आगे हैं। आप उन दर्शकों को बहलाना नहीं चाहते। आप ये नहीं चाहते कि किसी फिल्म स्टार का इंटरव्यू छप रहा है या फिल्मी गॉसिप्स चल रहे हैं उसके अंदर, उसने उससे ये कह दिया, इसके ऊपर किसी डायरेक्टर से बातचीत हो रही है और इस प्रकार की तमाम बातें चल रही हैं, और साथ साथ में बीच में राजनीतिक विषयों के ऊपर भी कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन उनका भी दृष्टिकोण जो एक खाँटी राजनीतिक समीक्षा होती है जो हम लोग बैठ के करते हैं 4 PM के मंच पर, मतलब वो नहीं है। मुझे लगता है कि ये है वो बैरोमीटर जिससे हम थोड़ा थोड़ा पता लगा सकते हैं कि इस देश में इस वक्त जनता क्या चाहती है। और मुझे जैसे जैसे हम लोग, मैं पहले कह चुका हूँ, लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। अभी लोकसभा चुनाव बहुत दूर है, केवल बिहार चुनाव हमारे सिर पे है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव भी अभी खासा दूर है और लोकसभा चुनाव भी काफी। जैसे जैसे हम लोग इन दो महत्वपूर्ण चुनावों की तरफ बढ़ेंगे, मैं ये समझता हूँ कि फिर हम लोगों को शायद इस तरह की बैरोमीटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साफ आंखों से दिखाई पड़ने लगेगा कि जनता क्या चाहती है। वो परिस्थितियां, कौन सी परिस्थितियां होंगी लद्दाख में जबकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर जला दिया। भाई लद्दाख तो भाजपा के खिलाफ बहुत दिनों से उबल रहा है, आज से उबल रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले से उबल रहा है। मैं बताऊं अभय जी, मेरे को भी, मैंने देखा नहीं था सोशल ब्लेड वाला, एक सीनियर आईपीएस का फोन आया मेरे पास में, उसने मेरे को ये स्क्रीनशॉट भेजे जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। मैं हैरानी नहीं हूँ क्योंकि ललन टॉप मेरा भी बड़ा प्रिय था। सौरभ जी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बात करते हैं, संवाद करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि सौरभ जी मुझे भी अच्छे लगते हैं। ये किसी व्यक्ति के अच्छे बुरे लगने का सवाल नहीं है। ना हम किसी प्लेटफॉर्म को कमतर बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंडिया टुडे ग्रुप का प्लेटफॉर्म है, महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, काफी आगे था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दरअसल इस वक्त देश की जनता चाहती क्या है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका पता लगाने के लिए इस मेटा 4 PM का जो रूपक है इसका इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक बात। मैंने देखा कि मुझे अंदाजा नहीं था, सोशल ब्लेड पे मैंने देखा कि वो पिछले 30 दिनों में 6 करोड़, लगभग 5-6 करोड़ व्यू पीछे ललन टॉप, और जो सोशल ब्लेड रैंक देता है वो A+, A-, B+, B-, C+, C-, D ऐसे देता है। तो मैंने देखा कि 4 PM ए में ग्रेड में है और ललन टॉप B में आ गया। तो मेरे को एक बार को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ कि देश का जो इंडिया टुडे ग्रुप का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसको सबसे बड़ा कहते हैं, जहां आमिर खान 6-6 घंटे बैठते हैं और तमाम तमन्ना भाटिया, जाने कौन कौन हीरोइन आते रहते हैं, वो प्लेटफॉर्म 4 PM से पीछे हो गया। तो मुझे भी ये लगा शायद जनता जो है अब वो लाग लपेट नहीं चाहती। जैसे पिछले दिनों बड़ी क्रिटिसाइज हुए थे कुछ चीजों में कि सरकार के समर्थन में भी आप पीछे पीछे खड़े नजर आए, चुनाव के टाइम में आप नजर आए, सरकार की आलोचना कम करें, तो फिर जनता शायद उस तरफ जाती है, मूड उस तरफ जाता है। जो आप कह रहे हैं मुझे भी वो बात लगती है कि जनता को लगता है कि पहलगाम में हमला होता है, 16 पाकिस्तान के चैनल बंद और सिर्फ एक 4 PM बंद, सारी जांच एजेंसियां मेरे पीछे। तो लोगों को लगता है कि अगर हम भी तब भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोगों के संग खड़े हैं। और शायद देश में वो समय आ गया है कि जब जो मीडिया है उसको जनता के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि कई देशों में ऐसे संघर्ष हुए हैं जहां पे जो सरकार की समर्थक मीडिया थी वो भी निशाने पे आई है। तो ये एक अलार्मिंग है, मैं मानता हूँ। आज के मुख्य विषय पर आता हूँ, मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय, और मैं कभी इस बात का समर्थन नहीं कर सकता कि किसी भी रूप में हिंसा हो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अरुणाचल में प्रधानमंत्री के सामने झंडा, लद्दाख में इतना शांत, इतना सुंदर, वहां पे हिंसा, 4 लोगों की मौत की खबरें आई हैं, 70-80 लोग घायल हैं वहां पे। और सबसे बड़ी बात कि नौजवान हैं। तुरंत बीजेपी के संबित पात्रा आए, वो कह रहे हैं कि ये नौजवानों का प्रदर्शन नहीं है, तो कांग्रेस का प्रदर्शन है। सोनम जी वहां के बड़े प्रतिष्ठित इंसान जो अनशन कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत अपना बयान जारी किया कि कांग्रेस का इतना बड़ा जनाधार नहीं है जो लद्दाख जैसी जगह इतना बड़ा आंदोलन कर दे। ये 5,000 लद्दाख के नौजवान हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि अब जैन जी का तापमान बढ़ रहा है देश में? नौजवानों को लग रहा है कि बेरोजगारी दर इस हद तक पहुंच गई, अग्निवीर जैसी योजनाओं से मूर्ख बनाया गया,
और जो अय्याशी शब्द मैं कह रहा हूँ, सांसदों की, मंत्रियों की हवाई जहाज 8,500 8,500 के करोड़ के हवाई जहाज, एक मंत्री के बेटों की कंपनी सैकड़ों गुना बढ़ जाना और बेरोजगार दर इतना गिर जाना, आदमी का हाहाकार मच जाना, होगा क्या? क्या भविष्य देखते हैं आप इस देश में? देखिए, भविष्य तो मुझे बहुत ज़्यादा उज्ज्वल नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन मैं इस बात को भी साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं मानता हूँ कि भारत में कोई स्थिति श्रीलंका जैसी होने वाली है या बांग्लादेश जैसी होने वाली है या नेपाल जैसी होने वाली है। भारत में जो जनरेशन ज़ी है, वो जो लोकतांत्रिक संकट है, लोकतंत्र की जो कमी का सवाल है, लोकतंत्र के नाम पर और लोक संविधान के नाम पर जो एक तरह का निर्वाचित निरंकुशता हिंदुस्तान में स्थापित की जा रही है, उसके प्रति जैन जी मुझे नहीं लगता कि नेपाल जैसा रवैया अख्तियार करेगी। यहाँ पर जैन जी के जो बगावती सुर होंगे वो दूसरे किस्म के होंगे। मैं नहीं मानता कि यहाँ पर कोई नौजवानों की भीड़ दौड़ते हुए किसी सरकारी दफ्तर पर धावा बोल देगी या नेता आगे आगे भाग रहा होगा और पीछे पीछे जैन जी के नौजवान भाग रहे होंगे उसको पीटने के लिए। मैं नहीं मानता हूँ कि ये हिंदुस्तान में होगा। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा। उसका कारण ये है कि बहुत नौजवानों का बहुत बड़ा हिस्सा, जो पॉलिटिसाइज्ड यूथ है, जो राजनीतिकृत नौजवान है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा तरह तरह की पार्टियों ने अपने अपने पक्ष में उनकी गोलबंदी कर रखी है। भाजपा ने नौजवानों की बड़े पैमाने पर गोलबंदी, भाजपा के साथ भी बहुत नौजवान है, गोलबंदी कर रखी है। कांग्रेस ने गोलबंदी कर रखी है। समाजवादी पार्टी के यूथ्स ने अलग, देखिए हर पार्टी का अपना एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, युवक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सब बड़े पैमाने पर उसने गोलबंदी कर रखी है छात्रों और नौजवानों की। इसलिए ऐसा यहाँ पे हिंदुस्तान में नहीं होगा। लेकिन हिंदुस्तान में नौजवानों में धीरे धीरे देश में जो लोकतंत्र की कमी है और जन आंदोलनों का जिस तरीके से दमन हो रहा है, जन आंदोलनों की पहले सुनी नहीं जाती है, जब वो चिढ़ के गुस्से में बौखलाते हुए सड़क पे उतरते हैं तो उनकी बड़ी बड़ी पिटाइयां होती हैं बहुत बुरी तरीके से। तो वो गिरफ्तारियां होती हैं, पिटाइयां होती हैं, सड़कों पे उन्हें घसीटा जाता है। फिर टीवी पे हम लोग बड़े अफसोस के साथ में पछताते हुए उन सब दृश्यों को देखते हैं और फिर बयान ये आता है कि नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, ये अब विपक्षी दलों की साजिश है या विदेशी ताकतों की साजिश है। इस प्रकार के घिसे पिटे बयान जिनको हम लोग लाखों बार सुन चुके हैं, उस तरह के बयान आते हैं। लेकिन इस तरह के बयान जो जनरेशन जेड है, जनरेशन जेड का किरदार ही ये है कि वो कुछ कुछ एक दूसरे के साथ में संगठित रहती है। वो लोग जुड़े हुए होते हैं। कोई भले ही उनकी संगठन का नाम ना हो, भले ही वो कहीं बैठ के उनकी कोई कमेटी ना होती हो, उसकी बैठक करते हो, तब भी वो सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, इन सब चीजों के जरिए वो आपस में जुड़े रहते हैं। उनके संदेश एक दूसरे को मिलते रहते हैं, एक दूसरे की व्यथा को वो साझा करते रहते हैं। तो ये चीज उन लोगों को आपस में जोड़ती है, जेन जी को। इसलिए वो बेसाख्ता किसी समस्या के ऊपर बिना कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, पता लगा कि अचानक 20,000 50,000 नौजवान संगठित हो गए। लेकिन हिंदुस्तान की स्थिति में उनके संगठित, अगर वो संगठित होकर जगह आ भी जाते हैं, ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल एकदम हिंसा और आगजनी और तोड़फोड़ के ऊपर। अभी कम से कम ऐसी स्थिति मुझे नहीं दिखाई पड़ रही और मैं चाहता भी नहीं हूं, आप भी नहीं चाहते हैं कि ऐसी स्थिति बने। लेकिन जब वो वहां पर जमा होंगे तब वो इस बात पे चर्चा जरूर करेंगे कि आज हमारा लोकतंत्र एक ऐसे मुकाम पर खड़ा हुआ है जिस मुकाम की हमारे फोर फादर्स ने, लोकतंत्र के जो पूर्वज थे, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। भाई आप सोचिए, आप बिहार को लीजिए जहां पर चुनाव होने के लिए जा रहा है, वहां की सरकार को आप देखिए। जो लोग कांस्टेबल की नौकरी की परीक्षा में बैठे, जो लोग पुलिस चयन बोर्ड की परीक्षा में बैठे, जो लोग पुलिस के, जो मिलिट्री के रिटायर्ड लोग हो जाते हैं, पुलिस में ड्राइवर की नौकरी करते हैं, वो जब अपने आप को स्थायी बना देने के लिए आंदोलन में उतरे, यानी देखिए फौज से रिटायर होके आए, पुलिस में ड्राइवर की नौकरी मिल गई, लेकिन अस्थायी नौकरी है, टेम्परेरी है, उसको वो आंदोलन कर रहे हैं। मतलब आप देखिए, सबको सरकारी दमन का सामना करना पड़ रहा है। और तब ये हो रहा है जबकि चुनाव अभी 1 महीना केवल दूर है। यानी सरकार को इसकी भी चिंता नहीं है कोई कि इन चीजों का चुनाव के ऊपर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि सरकार और जो सत्ताधारी नेता है वो मानते हैं कि चुनाव जीतने के हमारे हथकंडे कुछ और हैं, हमारी जुगाड़ें कुछ और हैं, इनको तो हम डंडे मार मार के भगा ही देंगे, हमारी जुगाड़ें कुछ और हैं, वोट हमको मिल जाएगा। ये जो पूरी मानसिकता है, इसने क्या किया है कि इसने
जनक्षोभ को पनपने का, और ज्यादा गहन हो जाने का, और ज्यादा नाराज हो जाने का एक मौका प्रदान कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि वो मौका किसी किस्म की अराजक गतिविधियों में निकले, उनका परिणाम उस तरह निकले, लेकिन सरकारी रवैया जो है वो तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दो आंदोलन इस देश की राजनीति में हमेशा याद रखे जाएंगे, वो भी हिंसक नहीं थे। पहला जेपी आंदोलन, दूसरा अन्ना का आंदोलन अहिंसक थे। नौजवान मैंने देखा है कि सड़कों पर 20-20 नौजवान मोटरसाइकिल पर बड़ा सा तिरंगा लेकर वंदे मातरम, भारत माता की जय लेके निकलते थे। तो अन्ना आंदोलन में कहीं हिंसा नहीं थी, लेकिन एक विरोध था। और हम देखते हैं कि 2014 में मोदी जी के आने में सबसे बड़ा जो रास्ता तैयार किया था वो अन्ना के आंदोलन ने तैयार किया था। तो आपको लगता है कि ये अहिंसक आंदोलन, अगर नौजवान भी फिर से हाथ में तिरंगा लेके अहिंसक तरीके से भारत माता की जय, वंदे मातरम, हमें रोजगार चाहिए, अगर देश में ऐसा माहौल बनाते हैं तो ये सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? मेरे ख्याल से सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि उनकी मांग अगर सरकार मान भी ले, अगर सरकार तय करती चलिए भाई हम बहुत राजनीतिक नुकसान हो जाएगा, चलिए हम मांग मान लें, तो वो तो मांग ही ऐसी है कि आप उसको मानने के बावजूद भी पूरा नहीं कर पाएंगे। भाई मांग आप मानेंगे तो आप कहेंगे कि भाई हम आपको 6 महीने के अंदर इतने रोजगार दे देंगे, रोजगार कहां से आएंगे? क्योंकि नौजवानों से तो बिल्कुल खुलेआम झूठ बोला जा रहा है। वैसे अभी अभी प्रधानमंत्री ये पिछली सभा में बिहार में गए थे तो उन्होंने मन से कह दिया कि हम आपको 1 करोड़ रोजगार देंगे। अभी तो अंधा भी जानता है कि बिहार में 1 करोड़ रोजगार मौजूद नहीं है, है ही नहीं रोजगार मौजूद। बिहार सरकार में कुछ लाख रोजगार खाली पड़े हुए हैं, 1 करोड़ तो वो नहीं है। 1 करोड़ रोजगार तभी हो सकते हैं जब बिहार के चप्पे चप्पे में फैक्ट्रियां खुल जाएं और बिहार एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाए। ठीक बात है। और वो कहां से हो जाएगा? वो कैसे होगा? वो तो अभी से आप योजना बनाएंगे तो 20 साल में होगा। 20 साल में होगा, ठीक बात है। हाँ, 20 साल से इसका सीधा मतलब है कि प्रधानमंत्री दावत दे रहे हैं, एक विनाश की दावत दे रहे हैं प्रधानमंत्री, इस प्रकार के झूठे वायदे करके। सोच रहे हैं कि चरखा लेके चुनाव जीत लो फिर से किसी न किसी तरीके से। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, हर सर्वे कह रहा है कि बेरोजगारी चुनाव की मुख्य समस्या है। प्रधानमंत्री सोचा चलो आज हम 1 करोड़ रोजगार का लारा फेंकते हैं वहां, लारा लप्पा फेंकते हैं। कुछ लोग तो भ्रमित हो गई, कुछ ही लोग हमारे चक्कर में फंस जाएं तो अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा एक खतरनाक बात अभय जी और है, चुनाव आयोग ने अब अपनी गलती सुधारना शुरू किया है कि आधार को लिंक्ड, और राहुल गांधी ने कहा कि जब चोरी पकड़ी गई तो अब ताला लगाने की कोशिश। यानी चुनाव प्रक्रिया में कुछ तो झोलता जिसको चुनाव आयोग ने पहली बार सही करने की बात कही है। क्या इसको भी मैं मानूं कि अब ये सामाजिक राजनीतिक प्रेशर क्रिएट हो गया चुनाव आयोग पर, मोदी सरकार पर, कि वोट चोरी का मुद्दा अब इतना बड़ा बन गया, अब वोट काटोगे अगर तो फिर सिंहासन खाली करो जनता आती है का नारा लग सकता है। चुनाव आयोग ने ये सुधार कैसे किया होगा? क्या डर गए हैं ज्ञानेश कुमार? चुनाव आयोग ने एक तकनीकी किस्म का उपाय लिया है, मैंने उसके बारे में आज सवेरे अखबार में पढ़ा है। अच्छा, जो सरकारी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, जैसे चुनाव आयोग है, जैसे और दूसरी कई संस्थाएं हैं, इनके साथ इनकी एक सीमा होती है। इनकी सीमा ये होती है कि जनता के साथ ये रोजमर्रा के संपर्क में नहीं रहती। इनके साथ वही संपर्क कर सकता है जो इनके यहाँ अर्जी दे, या किसी योजना और किसी प्रोग्राम के तहत ये उनका आदमी उसके पास जाए। राजनीतिक दल जो होते हैं, नेता जो होते हैं, वो जनता के साथ कार्यकर्ताओं के जरिए, अपनी कमेटियों के जरिए, अपने जिला स्तर के संगठन के जरिए जीवंत संपर्क में दिन रात रहते हैं। वो साल में 5 कम से कम 10-12 आंदोलन चलाते हैं, कई यात्राएं करते हैं, कई रोड शो करते हैं, कई रैलियां करते हैं। वो लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम उनका पब्लिक रीच आउटरीच प्रोग्राम चलता रहता है उनका हमेशा राजनीतिक दलों। तो चुनाव आयोग ज्यादा क्या बयान दे सकता है? चुनाव आयोग पूरी मीडिया में अपने लिए खबरें छपवा सकता है, लेकिन जनता के बीच में चुनाव आयोग के खिलाफ जो भावना बन गई है और चुनाव आयोग से जो आस्था डिग गई है जनता की, भाई आप सोचिए ना कि शेषन के आने से पहले तो कोई चुनाव आयोग क्या है इसके बारे में पब्लिक कुछ पता ही नहीं था। शेषन ने कम से कम चुनाव आयोग की छवि बनाई, जनता के बीच में लोगों को लगा कि इस प्रकार की एक संस्था है जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी करती है। चुनाव आयोग की साख बहुत अच्छी बनी, बहुत लोगों ने सारी दुनिया में चुनाव आयोग की तारीफ की, भारत में भी तारीफ हुई, बाहर भी तारीफ हुई। अब वो साख जो थी वो डिग गई है और चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई जरिया नहीं है कि उस पुरानी साख को वो दोबारा प्राप्त कर सके।
इस तरह के उपाय करके कि हमने ये कर दिया है, देखिए हमने ये डिजिटल उपाय कर लिया है, वो कर लिया है, इससे उसकी साख वापस नहीं आएगी। वो तो निकल गया है, वो तीर हाथ से निकल गया है। और चुनाव आयोग को इस तरीके से, चुनाव आयोग सरकार नहीं है, चुनाव आयोग सरकार का हिस्सा भी नहीं है। शेषन कहते थे कि आई एम नॉट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, आई एम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये कहते थे शेषन। ज्ञानेश जी हैं और उससे पहले राजीव कुमार जी ऐसे लोग जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नहीं है। यही है दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क, जिसको समझने में ये लोग नाकाम रहे हैं। इसीलिए देश की जनता का विश्वास इन लोगों में डिग गया है। अब इस तरह की जो थोड़ी बहुत कुछ उपाय करके, कुछ संशोधन करके अपने आप में ये अपनी साख को दोबारा नहीं हासिल कर सकते। दोबारा साख हासिल करने में इन्हें बहुत वक्त लगेगा। इनके पास इस तरह के साधन भी नहीं होते कि आम पब्लिक में चले जाएं और अपनी बात कहें लोगों की। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अचानक ज्ञानेश कुमार जी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली आयोजित करें और जाके उसको संबोधित करने लगे। ये करने का तो मैंडेट उनके पास है नहीं, कर भी नहीं सकते। हाँ, वो तो पॉलिटिकल लीडर। राहुल गांधी उनके खिलाफ रैली आयोजित कर सकते हैं, वो राहुल गांधी के खिलाफ रैली आयोजित नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने बिना रैली के ऐसा माहौल बना दिया कि उन बेचारों की वैसी बैंड बच गई। आज और राहुल गांधी एक कदम आगे बढ़ गए। पिछड़ों की बात करते हुए कहा उत्तर प्रदेश की जो जाति लेके डरे हुए हैं कि जाति का नाम मिलेंगे, उस पर कटाक्ष किया कांग्रेस ने। और राहुल गांधी ने कहा कि पिछड़ों के संग बहुत अन्याय हुआ है, दलितों के संग बहुत अन्याय हुआ है, हम आए तो सरकारी ठेकों में 50% की आरक्षण की सीमा भी तोड़ देंगे। यानी कि वो जो दांव है पिछड़ों को, दलितों को लुभाने का, राहुल गांधी को लग रहा है कि देश के बैकवर्ड को ये भरोसा हो गया कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। राहुल गांधी ने एक अति पिछड़ा वाला कार्ड भी खेला है और कहा है कि हम साथ हैं इनके। तो आपको लगता है कि ये जो राहुल गांधी की रणनीति है, कांग्रेस की रणनीति है, अगर पिछड़ा समुदाय कांग्रेस के साथ आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के पास बचेगा क्या? कहाँ, कौन से राज्य में वो चुनाव लड़ेगी, कौन से राज्य में वो सरकार बना लेगी? देखिए, पिछड़ों के दो हिस्से हैं। मैं पहले भी 4 PM के मंच पर कह चुका हूं। एक हिस्सा है खेतिहर पिछड़ों का। तो जो खेतिहर पिछड़े हैं वो तो पहले से ही राष्ट्रीय जनता दल के जरिए महागठबंधन के साथ हैं, राहुल गांधी के साथ हैं। उनमें यादव और दूसरे जो मजबूत पिछड़े हैं वो तो पहले ही से उनके साथ हैं। उनका बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा। एक बिहार में एक समुदाय है बहुत बड़ा, इसमें कई जातियां हैं, जो ईबीसी कहलाता है, इसको पचपनिया भी कहा जाता है, वो 36% है करीब। तो ये 36% वोट जो है वो काफी बड़ा हिस्सा इसका नीतीश कुमार जी के साथ जाता था। नीतीश कुमार की राजनीति का जो आधार है उसका वो एक प्रमुख हिस्सा था। तो राहुल गांधी मार्च के महीने से इस कोशिश में लगे हुए थे। उन्होंने कई बिहार की यात्राएं की, ये कर्पूरी रथ भी निकाला उन्होंने, कई सम्मेलन किए, सम्मेलनों को संबोधित किया, नेताओं को संबोधित किया, वो लगे रहे इस काम में लगातार। और आज वो काम उस मुकाम तक पहुंच गया है कि तमाम पिछड़े नेता जिस वक्त वो घोषित कर रहे थे, वो 10 सूत्री कार्यक्रम बता रहे थे, संकल्प पत्र, ईबीसी अधिकार संकल्प पत्र वो सुना रहे थे, तो वो सब नेता उनके सामने ही बैठे हुए थे। तो इस लिहाज से राहुल गांधी ने एक तरह से कांग्रेस की दिशा भी तय कर दी है। कांग्रेस अब पहली बार कोई एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरी है जो सीधे सीधे पिछड़ों के हितों की दावेदारी करती है। राष्ट्रीय पार्टियां इन चीजों से परहेज करती। ये काम क्षेत्रीय पार्टियों के हुआ करते थे जो एक प्रदेश की सीमित पार्टियां हैं। लेकिन अब कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी ये दावा कर रही है कि वो पिछड़े वर्ग के हितों की आगे बढ़कर रक्षा करेगी। और उसके लिए उन्होंने वो 10 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया है। ये 10 सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है, बिहार के चुनाव के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है, और राष्ट्रीय राजनीति में भी ये बहुत ज्यादा फर्क डाल सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी। अबे जी, मैं कहता था तो आप मुस्कुरा दिया करते थे, हंसते थे मेरी बात पे कि जब वक्त खराब चल रहा होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। अब तो आप मान लेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का वाकई में वक्त खराब चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, बिहार, वोट चोरी, लोगों का गुस्सा, ये अचानक प्रधानमंत्री को सभी सोच सकते थे। ट्रंप, सऊदी अरब, पाकिस्तान के संग दुनिया खड़ी हो जा रही है। प्रधानमंत्री को ट्रंप ने भी काट लिया। ट्रंप ने भी काट लिया, मतलब और कई दफा काटा। नहीं, वो कई दफा काटा। वक्त पलटता है तो मुझे लगता है कि वो गाना था ना, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त के दिन और रात, वक्त के हम और आप। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, वक्त
अपना भी सही चल रहा है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये तो अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी। बताइएगा कैसी लगी बातचीत। शुक्रिया, थैंक यू।